नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ केदार विश्वकर्मा और स्वागत है आपका विश्वकर्मा वॉइस में। कहने के तो हम आज़ाद हो गए और 79वें बसंत पार कर जाने के बाद भी हमारे नेता घोटालों से आज़ादी नहीं दिला सके। इन नेताओं की गठरी में घोटाले के इतने दाग लग चुके हैं जिसे भुलाया नहीं जा सकता और यह भूलने योग्य भी नहीं है। तो आइए इन घोटालों पर जरा अवलोकन किया जाए। 1947 में देश आज़ाद हुआ और 1948 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जीप घोटाला कर डाला। सेना के लिए जीप खरीदने के वास्ते प्रोटोकॉल की अनदेखी कर एक विदेशी ब्रिटिश फर्म के साथ 80 लाख का अनुबंध साइन किया। उस वक्त के मुताबिक यह रकम बहुत महंगी थी। ब्रिटेन में उच्चायुक्त रहे मेनन ने अपने कार्यकाल के दौरान इस्तेमाल शुदा सैन्य जीपों को खरीदकर भारतीय सेना की आपूर्ति करने के मामले में भ्रष्टाचार के आरोप लगाया था, लेकिन बाद में इस मामले को भारत सरकार ने आधिकारिक रूप से इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया। सोचिए उस वक्त देश की सुरक्षा के मामले में कितनी ढुलमुल की नीतियाँ अपना रखी थी और भविष्य में इसका खमियाजा 1962 में चीन ने फायदा के रूप में उठाया और रक्षा मंत्री मेनन को उस वक्त इस्तीफा देना पड़ा था। आज़ाद भारत का दूसरा घोटाला हरिदास मुंद्रा कलकत्ता के एक उद्योगपति और शेयर बाजार के सट्टेबाज थे, जिन्हें 1950 के दशक में स्वतंत्र भारत के पहले वित्तीय घोटाले में दोषी पाया गया और जेल भेज दिया गया। मुंद्रा घोटाले ने तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू उनके दामाद फिरोज गांधी के बीच दरार को उजागर किया और भारत के तत्कालीन वित्त मंत्री टीटी कृष्णमचारी के इस्तीफे के कारण भी बना। 1957 में मुद्रा ने सरकारी स्वामित्व वाली जीमा बीमा से 1 करोड़ रुपये का निवेश करवाया। मुद्रा से संबंधित 6 संकटग्रस्त कंपनियों के शेयरों में 1.24 करोड़ रुपये का निवेश किया गया था। यह निवेश सरकारी दबाव में किया गया था और इसमें LIC की निवेश समिति को दरकिनार कर दिया गया था, जिसे इस सौदे के पूरा होने के बाद निर्णय की जानकारी दी गई थी। परिणाम स्वरूप LIC को अधिकांश धनराशि का नुकसान हुआ था। 1958 में कांग्रेस के फिरोज गांधी ने इस अनियमितता को उजागर किया था, जो भारत की संसद में रायबरेली सीट से प्रतिनिधि थे। नेहरू चाहते थे कि LIC मामले को चुपचाप निपटा दिया जाए, क्योंकि इससे सरकार की छवि खराब हो सकती थी। फिरोज गांधी भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के प्रमुख सूत्रधार थे, जिसके परिणाम स्वरूप 1956 में भारत के सबसे धनी व्यक्तियों में से एक रामकिशन डालमिया को जीवन बीमा कंपनी को धोखा देने के आरोप में जेल हुई थी। इसके बाद 19 जून 1956 को जीवन बीमा अधिनियम पारित किया गया और 245 समेत LIC का राष्ट्रीयकरण किया गया। ससुर से मतभेद जगजाहिर था और इसने पहले ही सनसनीखेज मामले में तब और भी नाटकीय मोड़ ला दिया था, जब फिरोज गांधी ने संसद में मुद्रा का मुद्दा संसद में उठाया। न्यायमूर्ति छागला ने वित्त मंत्री को झूठ बोलने के लिए कड़ी फटकार लगाई। छागला ने माना कि वित्त मंत्री संवैधानिक रूप से अपने सचिव द्वारा की गई कार्रवाई के लिए जिम्मेदार होते हैं और उन्हें अपने कार्यों से पल्ला झाड़ना चाहिए। अंततः कृष्णमचारी को इस्तीफा देना पड़ा। इस घटना से नेहरू सरकार की प्रतिष्ठा को काफ़ी नुकसान हुआ। हाल के समय में मुंद्रा को अक्सर आधुनिक भारत के अन्य वित्तीय घोटालेबाजों जैसे हर्षद मेहता और अब्दुल करीम तेलगी का गुरदूत माना जाता है, जिन्होंने भी काफ़ी हद तक राजनीतिक मिलीभगत से काम किया। हालांकि मुंद्रा मामले के विपरीत सरकार द्वारा एक ईमानदार और सच्चे न्यायाधीश की नियुक्ति और न्यायिक जांच में पारदर्शिता की कमी रही है। पारदर्शिता की इस कमी पर भारत के सबसे बड़े घोटाले में से एक बोफोर्स घोटाले की सार्वजनिक जांच में भी टिप्पणी की गई थी, जिसमें राजीव गांधी का नाम भी जुड़ा था।
बोफोर्स डील हुआ घपला जिसने देश की एक बड़ी पार्टी कांग्रेस को कमजोर कर दिया। इस स्कैम के बाद कभी भी कांग्रेस अकेले के दम पर सरकार में नहीं आ सकी। बोफोर्स तोप सौदे के चलते 1980 के दशक में देश की राजनीति में भूचाल सा आ गया था। 1979 में कांग्रेस की इसकी वजह से सत्ता तक गंवानी पड़ी थी। 16 अप्रैल 1987 यह दिन भारतीय राजनीति कांग्रेस के लिए भूचाल लाने वाला साबित हुआ। स्वीडिश रेडियो ने दावा किया कि कंपनी ने सौदे के लिए भारत के वरिष्ठ राजनीतिज्ञों और रक्षा विभाग के भी अधिकारी को घूस दिए हैं। 60 करोड़ रुपए घूस देने का दावा किया गया, लेकिन 1 नवंबर 2018 को सीबीआई द्वारा सुप्रीम कोर्ट में बोफोर्स घोटाले की जांच फिर से शुरू किए जाने की मांग को शीर्ष अदालत ने खारिज कर दिया। कोर्ट ने उस वक्त कहा कि सीबीआई 13 साल की देरी से अदालत क्यों आई। अब आते हैं 2G स्पेक्ट्रम के मामले में। 2G स्पेक्ट्रम का लाइसेंस 2008 में पहले आओ पहले पाओ की नीति के आधार पर लाइसेंस बांटे गए थे। वर्ष 2010 में कैग की रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया था कि इससे सरकारी खजाने का 1.76 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। 21 दिसंबर 2017 को नई दिल्ली की एक विशेष अदालत ने 2G स्पेक्ट्रम मामले मुख्य आरोपी राजा और कोनिमाजी सहित सभी आरोपियों को बरी कर दिया, लेकिन केंद्र सरकार यूपीए पर आरोप था अगर लाइसेंस नीलामी के आधार पर दिए जाते तो खजाने को कम से कम 1,76,000 करोड़ रुपये और हासिल हो सकते थे। भारत में घोटाले के लंबे इतिहास में सबसे बड़ा बताए जाने वाले इस मामले में प्रधानमंत्री कार्यालय और तत्कालीन वित्त मंत्री पी चिदम्बरम पर भी सवाल उठाए गए थे, लेकिन स्पेशल सीबीआई जज ओपी सैनी के एक हौसले ने देश के तथाकथित सबसे बड़े घोटाले की पूरी तस्वीर ही बदल कर रख दी थी और सबूत के अभाव का तर्क देकर सभी को बरी कर दिया गया था। अब आते हैं कॉमनवेल्थ घोटाले पर। दिल्ली के 19वें नेशनल गेम्स के आयोजन के लिए चुना गया था। पैसे खर्च हो रहे थे, मेट्रो का काम हुआ, ब्रिज, सड़क, पुल ओवर बने, खेल शुरू हुआ बहुत जोर शोर से। भारत ने भी इतिहास के सबसे अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन असली खेल अभी बाकी था जिसमें खूब माल काटा गया। शुरुआत में खेलों के आयोजन का बजट 1,600 करोड़ रुपया रखा गया। बाद में ये बजट 11,000 करोड़ रुपया हो गया। राष्ट्रमंडल खेल के मुख्य सूत्रधार कलमाड़ी जेल जाने के पहले से कहते आ रहे थे कि मैं अकेला इस भ्रष्टाचारी के खेल में नहीं हूँ, और भी है। मतलब फर्जी बिल बनाकर ये नेता अपनी तिजोरी भरने में मस्त थे। भ्रष्टाचार की लूट में सीएजी ने दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित पर स्ट्रीट लाइट लगाने के ठेकों से गमले में लगे हुए पौधे के साथ गमले में लगे हुए पौधे के साथ लगभग 1 दर्जन आरोपी का दोषी माना, जिसमें भारत की गरीब जनता का 900 करोड़ रुपया बर्बाद कर गोलमाल किया गया। कलमाड़ी की तरह शीला दीक्षित को भी कांग्रेसी सरकार बचाने में जुट गई थी। पहले आम धारणा था कि महिलाएं भ्रष्टाचार नहीं करती, लेकिन दीक्षित जी के कारनामे से यह धारणा भी टूट चुकी है। अब आते हैं कोयला घोटाले पर। 2000 में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की एक रिपोर्ट सामने आई थी, जिसमें साल 1993 से 2010 तक कोयला ब्लॉकों के अवैध और मनमाने ढंग से निजी और सार्वजनिक कंपनियों को बिना पारदर्शी नीलामी के आवंटन के आरोप लगाया गया था। निजी कंपनियों को कोयला की खदानें मिलने से सरकार को 1.86 लाख करोड़ रुपया का नुकसान हुआ, क्योंकि इन कंपनियों को कोयला की खदान बिना कोई बोली लगाए दे दी गई थी। अगर इन कोयला खदानों की नीलामी की गई होती तो सरकार को इतना बड़ा घोटाला नहीं उठाना पड़ता। इसके अलावा वक्फ बोर्ड भूमि घोटाला, लालू जी का चारा घोटाला, विजय माल्या का लूटपूट, नीरव मोदी का पीएनबी घोटाला, सहारा घोटाला और कितने अनगिनत घोटाले हुए हैं। भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीयों में यदि कुछ बढ़ा है तो वह भ्रष्टाचार, कामचोरी, मक्कारी और काला धन। यदि कुछ घटा है तो वह है ईमानदारी, कर्तव्यपरायणता और जवाबदेहिता।
मंत्री से संतरी तक, अधिकारी से चपरासी तक सभी भ्रष्टाचार और काले धन की चाशनी में लबरेज थे। यूं तो देश में काले धन की जांच के लिए विभिन्न जांच एजेंसियां पहले से गठित है, लेकिन वह भी अपनी आकाओं के लिए सिर्फ एक खानापूर्ति मात्र बनकर रह गई थी। केंद्र के दयानिधि मारन को ही लीजिए, 1995 में 45 करोड़ के आसामी थे, 2000 में 450 करोड़, 2005 में 4500 करोड़ रुपये, 2010 में 1500 करोड़ रुपये और 2011 में 18,000 करोड़ रुपये की आसामी हो गए। कैसे? 2004 से 6 में यूपीए 1 सरकार में संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रहते हुए उन्होंने अपने घर में अवैध तरीके से एक टेलीफोन एक्सचेंज लगाया था, जिसकी वजह से सरकार को 1.78 करोड़ रुपये का चूना लगा था, क्योंकि इसका बिल नहीं लिया गया। इस एक्सचेंज में सरकार द्वारा संचालित बीएसएनएल के जरिए 300 हाई स्पीड की कथित लाइनें लगाई गई थी, जिनका प्रयोग सन की बिजनेस ट्रांजैक्शन और डाटा ट्रांसफ़र के लिए किया गया था। इसी समय उन्होंने एयरसेल के तत्कालीन मालिक शिवशंकरन पर दबाव बनाया कि वे अपने कंपनी को मलेशियाई ग्रुप में मैक्सिस को बेच दें। इसके बदले मैक्सिस समूह ने कथित तौर पर उनके भाई कलानिधि मारन को स्वामित्व वाले सन टीवी नेटवर्क में भारी निवेश किया और रिश्वत पहुंचाई। सीबीआई की विशेष अदालत ने बाद में उन्हें अन्य आरोपियों को बरी कर दिया था। मुझे तो ताज्जुब होता है, इतने सारे घोटाले का केस कोर्ट में पहुंचने ही विशेष अदालत द्वारा किस तरह से सभी दोष मुक्त कर दिए जाते हैं, मुझे समझ में नहीं आता है। इस तरह बोफोर्स डील के बाद कांग्रेस अकेले के दम पर कभी अपनी सरकार नहीं बना सकी और फिर यूपीए के रूप में मिलीजुली सरकार के रूप में काम कर इतना लूट खसोट किया कि जनता की अदालत में कांग्रेस और उनके सहयोगी दलों को पुनः सत्ता पर काबिज होने पर रोक लगा दी। सरकार उनके सहयोगियों को समझ लेना चाहिए कि जनता में पैठ बना चुकी मुद्दे को सत्ताधारियों ने जब जब ठुकराया है, जनता जनार्दन ने वक्त आने पर उन्हें भी ठुकरा दिया है। बस आज के लिए इतना ही, फिर किसी दूसरे मुद्दे को लेकर हाजिर होंगे। अगर यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मुलाकात होगी अगले मुद्दे को लेकर।